प्रॉब्लम उसमें यह है कि पीएच का माइनस से इफेक्ट होता है, जबकि बाकी का क्या होता है, पीएच का माइनस से इफेक्ट होता है लेकिन CH3 का माइनस से इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो लॉजिक काम नहीं कर पाएगा वहां पर। जो अपन ने लिखा था ना ऐसे, तो इधर क्या हो रहा था कि इसका माइनस से इफेक्ट था, लेकिन इधर ये माइनस से इफेक्ट नहीं होता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस इफेक्ट है, इसलिए दोनों में बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस पे लिखो या इस पे लिखो इक्वली स्टेबल, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज यहां लिखोगे तो इसका माइनस से इफेक्ट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कम होगा। तो यहां लिखोगे तो इसका माइनस से इफेक्ट होगा, यहां लिखोगे तो इसका माइनस से इफेक्ट होगा, तो उस केस में स्टेबिलिटी कम हो रहा है। इसलिए वो लॉजिक यहां काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, तो अपन को पता था यहां तो सब कुछ प्लस इफेक्ट है, यहां तो इसका माइनस इफेक्ट है, दिस विल बी माइनस इफेक्ट, जबकि दिस विल बी प्लस इफेक्ट, तो पीएच के आने से चेंज होगी चीजें। कोई डाउट? हो गया। अब आप अपने मतलब इस वीक में जो भी क्लास होगा उसमें ORM1 का पूरा डाउट्स, और बाद में भी पूछ सकते हो आप, ORM2 कंप्लीट कर लो, आज डिस्कस नहीं करते हैं ORM2 कंप्लीट, आप ORM2 को कंप्लीट कर लो और अपने डाउट सारे पूछ लेना। संडे को टेस्ट है आपका, मेंस पैटर्न टेस्ट है, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है जैसे सिलेबस में नहीं था, और उसमें ORM2 में सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो यू नो दैट हाउ टू चेक। बाकी आप थोड़ा सा आईयूपैक नेमिंग वगैरह को भी चेक करके रखना। नो सर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस, नो इट विल नॉट बी देयर। हमने तो शुरू भी नहीं किया है रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस, अभी तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है सर ग्रुप पे, अलकायदा है। अबे अलकायदा क्या होता है? अच्छा, क्यों डाल दिया है? ओके ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नहीं है ना, हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, क्यों डाल दिया है, क्यों लिखा है उसमें अलकायदा, ठीक है। रिवीजन करना है, किसका रिवीजन करना है? आर्यन किसका रिवीजन करना है तुमको बेटा? रिवीजन किसका करना है ये बता दो। ऐसे कुछ शेयर करता हूं मैं तुमसे, एक मतलब अपन क्या करते हैं, एक बुक वगैरह कुछ ऐसे टेस्ट के पहले ना रिवीजन करना है, तो बेटर है शीट को ही रिवाइज करो अभी तो। मेंस पैटर्न टेस्ट और वो एडवांस पैटर्न टेस्ट गिवन होता है ना शीट पे पीछे, उस टेस्ट को करो ना, उस टेस्ट से देखो कितने मार्क्स आ रहे तुम्हारे, फिर उसके डाउट डिस्कस भी कर सकते हैं अपन, जो ठीक है ना, उसको करके फिर तुम मुझे बता देना, तो अपन उसके डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे उसमें। तो 11th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन के बारे में सोच रहा था मैं, चलो तुम लोग कुछ प्लान करो, क्या क्या तुमको 11th क्लास में कौन कौन सा पार्ट चाहिए रिवीजन के लिए, कुछ ऐसा प्लान करके एक बार बताओ ना मुझे क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक वाइज अपने ग्रुप में तुम भेजना कि 11th के ये टॉपिक हमको रिवीजन के लिए चाहिए, तो फिर मैं उसको डिसाइड करूंगा कि क्या करना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ रिवीजन के लिए करेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं, लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, उसी को डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन में बताऊंगा, आप चिंता मत करो, अपन ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, फिर कॉमन मतलब वो लेके और अपन कर लेंगे, चिंता मत कर, वो मुझे पता है कैसे कैसे, मैं खुद भी बता सकता हूँ कि क्या क्या रिवाइज करना है अपन को, तो यू डोंट वरी, मतलब अपन को पता है कैसे रिवाइज करना है। आई विल मेक अ ऑर्डर
लेकिन आप लोग मुझे लिख के दोगे कि मुझे ये चैप्टर रिवाइज करने हैं, है ना? चल शुरू करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को। तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को लिख रहा हूं, ठीक है? विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग ओके, ठीक है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग, हमने कैलकुलेट किया था, पहले तो अपन ने सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सारा पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट द ईएमएफ, व्हाट इज ईएमएफ, वो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे अपन, अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की। तो विल राइट दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन और पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। तो पहले अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है? मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, तो इनको अपन एसआरपी वैल्यूज बोलते हैं, ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एसआरपी वैल्यूज जो होता है जनरली, वो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन, रिडक्शन, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, जो वैल्यूज में लिख रहा था नंबर्स में, उन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, और उनसे हमें क्या फायदा होगा वो देखते हैं। The SRP value indicates of molecule or ion indicates its tendency to gain electrons, tendency to gain electrons, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी हो गई, इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। These values are calculated, these values are calculated, by using many factors, such as heat of atomization, ionization energy, electron affinity, electron negativity, hydration energy, etc. There are many factors which are considered there. सारे फैक्टर्स अपन बता नहीं सकते, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। हम बहुत सारे फैक्टर्स नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं एसआरपी वैल्यूज, और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके हम प्रेडिक्ट कर देते हैं दिस शुड बी द एसआरपी वैल्यू, ठीक है? तो व्हाट विल राइट द एसआरपी वैल्यूज फॉर कैटायंस और मॉलिक्यूल। अगर हम एसआरपी वैल्यू चेक करेंगे फॉर द कैटायंस और मॉलिक्यूल्स, दिस एसआरपी वैल्यू इज नथिंग बट, जो छोटे क्लासेस में आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं ना, यू नो द रिएक्टिविटी सीरीज, वो रिएक्टिविटी सीरीज को ही हम एसआरपी वैल्यूज बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले हम लिथियम को लिखते हैं। लिथियम आयन का एसआरपी वैल्यू कम होता है,
मतलब लिथियम के बाद सबसे कम जो वैल्यू होता है एसआरपी वो लिथियम का होता है, इट इज अराउंड -3.08 volts. Then we write for here we'll say that for aluminium that will be for zinc. Iron we can write that for lead and tin. Even we can write for nickel. Then we can write for hydrogen, and then we can write for copper, silver, gold. Then we can write for cobalt +3 etc. We can write like this. I've written few cations, कुछ cations अपन ने लिख लिए भाई कि ये SRP वैल्यूज ऐसे होंगे. इनके वैल्यूज जनरली हमें सारे के सारे ऐसे नहीं कि याद होने चाहिए, वो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं. बट अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा वैल्यूज का तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ओरली सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि स्टैंडर्ड डाटा यूज होता है हमेशा क्वेश्चंस में भी. तो हम क्या करेंगे, जैसे अपन कहेंगे लिथियम तो सबसे कम होता है, लेट अस हैव फ्यू मोर, वी कैन राइट दैट -2.85 होगा ये, -1.67 या 66 लिख सकते हैं अपन, -0.76 वोल्ट्स होता है ये, दिस इज -0.44 वोल्ट्स हो जाएगा. देन वी कैन राइट द 0 फॉर हाइड्रोजन. I will write +0.34 for copper. मैं सारे लिखना नहीं चाहता कि भाई सारे लिख लो आप, ऐसे जरूरी नहीं है, अपन को सारे लिखने की जरूरत नहीं है. इसमें एसआरपी वैल्यू जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है कोबाल्ट के लिए, कोबाल्ट 3+, इसलिए मैंने लिखा ताकि अपन को पता रहे which ion has maximum value of SRP. Cation, which cation have maximum value of SRP. जब ये +2 से +3 से +2 में कन्वर्ट होता है तो इट हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ SRP. SRP मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. मतलब मैं ये बता सकता हूं इनमें से किस कैटायन का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का ज्यादा होता है. मैक्सिमम किस कैटायन का होगा? कोबाल्ट 3+. It has maximum tendency to gain electron. Why it is so? Because tendency to gain electron is directly proportional to the SRP value. Tendency of ion or molecule to gain electron is directly proportional to its SRP values. तो मैं यहां पर ये बता सकता हूं कि किस कैटायन की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और जिसकी कैटायन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा होगी, जिसकी कैटायन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो मैं कैटायंस में बता सकता हूं विच कैटायन इज मोस्ट और मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मैंने वहां पर जो लास्ट में उधर लिखा हुआ है दैट इज कॉपर +2 है ना. देन आई हैव रिटन सिल्वर +1, देन आई हैव रिटन गोल्ड, देन आई हैव रिटन कोबाल्ट +3. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. उधर अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो आप देख लेना, ठीक है. मैं इसको हटा रहा हूं. अभी व्हाट आई विल डू, चलो इसको, अब इसमें तो बहुत सारे और भी पार्ट है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मतलब जो गिवन है कैटायंस, मैंने बस इतने ही कैटायंस होते हैं पूरा, मतलब वी कैन हैव राइट ना. तो वी कैन राइट दैट, थोड़ा सा 1 मिनट, शायद लेफ्ट साइड का फ्रेम में नहीं आ रहा है, मैं 1 मिनट मतलब ऐसे कर लेता हूं. आई थिंक नाउ इट्स ओके. अभी लेफ्ट साइड में फ्रेम में आ रहा है. नाउ इट्स ओके राइट ना. ठीक है, ओके ओके. सो वी हैव रिटन दैट. लेफ्ट साइड में मैंने कर लिया इसको. मुझे लगा मेरा लेफ्ट साइड तो मैं राइट वाले को एक्सप्लेन कर रहा था. चलो अच्छा ठीक है. वी आर राइटिंग दैट कि देखो भाई, इसमें मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आपको सारे वैल्यूज याद होने चाहिए. मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि
इस ब्लॉक का एसआरपी वैल्यू कम होता है डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक का एसआरपी वैल्यू कम होता है हाइड्रोजन से। मतलब मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आपको ये याद रहे, एसआरपी ऑफ एस ब्लॉक का एसआरपी जो होगा वो कम होता है डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक का एसआरपी कम होता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का कम होता है किससे? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। उधर जो आपने लिखा है ना, वो कॉपर लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा हुआ है, सिल्वर लिखा हुआ है। ये पहले कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। मैंने उसको कॉस्टली मेटल लिख सकता हूं। कॉस्टली मेटल जो होते हैं ना, उनके एसआरपी वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, इनका नेगेटिव होता है। और इसका एसआरपी आपने 0 लिखा हुआ है हाइड्रोजन के लिए। इतना तो याद रहेगा ना तुमको। एस और डी ब्लॉक के लिए नेगेटिव होता है, एस ब्लॉक के लिए ज्यादा नेगेटिव होता है डी ब्लॉक के कंपैरिजन में, और कॉस्टली मेटल के लिए पॉजिटिव होता है। इतना तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अभी इसमें मैं एक दो और लिखूंगा, जैसे यहां पर मैं लिखने वाला हूं, दैट इज राइट। वाटर के लिए, वाटर का एसआरपी वैल्यू होता है -0.83, और here I can write for that is for mercury. Here I can write for Fe+3. उसको अपन ऑर्डर में भी लिख सकते थे, लेकिन आप जहां गलती करोगे मैं उसी को इस तरीके से लिखूंगा कि वो ऊपर दिखना चाहिए आपको, क्योंकि आप गलती सबसे ज्यादा यहीं करेंगे। आप जहां गलती करोगे मैं उसको वहीं लिखूंगा। मैंने यहां पर ये गड़बड़ की, गलती जहां करोगे मैं उसको वहीं लिखूंगा, क्योंकि उसको ऊपर ऐसे लिखने से आपको साफ साफ दिखेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सर ने ये हमको अलग लिख के बताया हुआ है, इसलिए मुझे गलती नहीं करनी चाहिए उसमें। -1.67 -0.83 -0.76 44 like that we can write. ये एसआरपी वैल्यूज अपन ने लिखे हैं थोड़े से, बट वी कैन रिमेंबर दिस पार्ट, इट्स इजी फॉर अस। हमने यहाँ पर कैटाइंस के लिए लिखा, और जो भी कैटाइन होगा ये मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल लाइक वाटर, उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वी आर एबल टू टेल वाटर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की इन मेटल से ज्यादा होगी, बिकॉज हायर द एसआरपी मोर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। लेकिन वाटर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टिन या निकल के कंपैरिजन में कम होगी, बिकॉज उनका एसआरपी वैल्यू ज्यादा। दैट इज व्हाट आई वांट। वी गॉट इट। SRP value will be directly, SRP value जो होता है that is directly proportional to the concentration, directly proportional to what? SRP value. So tendency of ion or molecule to gain electron will be directly proportional to SRP value. अब मैं ना एक बार SOP वैल्यू भी लिख लेते हैं। SRP वैल्यू को लिखूंगा, जैसे अपन लिखेंगे ना SRP of AL, तो अपन 3+ लिखेंगे। तो अगर मैंने Al भी कहा है ना, तो ये जरूरी नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आप Al3+ की बात कर रहे थे। भाई Al तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, आपने लिखा था एसआरपी ऑफ एल्यूमिनियम की बात कर रहे हो, मतलब आप एल्यूमिनियम 3+ इलेक्ट्रॉन गेन करने की ये टेंडेंसी है। अगर मैं ऐसे लिखता एसओपी ऑफ Al, तो आप कहते हैं अच्छा एसओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हो आप, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। अगर ये इसका टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है, तो इसका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज 1.67। मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एसआरपी और एसओपी जो हमने ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट किया, यू हैव टू जस्ट चेंज द साइन, सो वी नो दैट व्हाट आई राइट। अभी व्हाट वी कैन राइट दैट एसओपी वैल्यूज लिखते हैं। तो एसओपी वैल्यूज लिखेंगे तो हाउ वी कैन राइट लाइक दिस, एसओपी वैल्यूज ऑफ एनाइंस और मॉलिक्यूल्स। तो जैसे एसआरपी वैल्यू लिखा है ऐसे एसओपी वैल्यू भी होगा, और एसओपी वैल्यू के लिए भी अपन कहेंगे अब ऑक्सीडेशन मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा टेंडेंसी अपन कहेंगे जो हमें पढ़ना है, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स और आयंस
I नेगेटिव सबसे ज्यादा SOP होता है, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, then we write that it is NO3 negative, CO3 2 negative, then we can write SO4 2 negative, PO4 3 negative, then we can write that F negative. सबसे ज्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, किसका होगा? I का, tendency to lose electron. So tendency of molecular ion to lose electron, tendency of molecular ion or ion to lose electron directly proportional to its SOP value. अब SOP वैल्यू से बताएंगे। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसका होता है? I नेगेटिव का। It is around -0.54. Tendency to lose electron -1.05, -1.23. That is, हमें बहुत ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी। कुछ मैं लिख रहा हूं इसलिए कि भाई अगर वो हमें पता होंगे तो बाकी अपने आप ही पता होंगे। वो सबसे कम है इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा। अगर हम इसको SOP वैल्यू की जगह SRP वैल्यू लिखें इनके तो ठीक है ना, साइन को पॉजिटिव बना दूंगा। दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अगर ये जैसे आयोडीन है, I नेगेटिव लिखा, मैंने आयोडाइड आयन लिखो, मैं इसको हटा रहा हूं। टेंडेंसी टू ऑफ अ मॉलिक्यूल टू लूज इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स SOP वैल्यू, ये अपन को पता है। वो जैसे इसमें लिखा था SRP के लिए, इसमें ये I2 में कन्वर्ट होता है, ये Br2 में कन्वर्ट होता है, ये Cl2 में कन्वर्ट होता है व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन्स। जितने ऑक्सीजन वाले हैं वो सबके सब रिएक्शन करने के बाद O2 में कन्वर्ट होता है। जितने भी ऑक्सीजन वाले हैं वो सबके सब राइट ना O2 में कन्वर्ट होते हैं एक्सेप्ट सल्फेट। अगर सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो वो पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगा। बाकी सारे ऑक्सीजन वाले O2 लिबरेट करते हैं, ये I2 में कन्वर्ट होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, I2 का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होगा तो I नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो I2 का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कितना होगा? तो अपन कहेंगे प्लस 0.54 हो जाएगा, प्लस 0.54 हो जाएगा। तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी -0.5, लेकिन इसका सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी। बट इन सबके SRP वैल्यूज, इन सबके SRP वैल्यूज इस फॉर्म में क्या है? पॉजिटिव है। मतलब अगर इन सबके रिडक्शन पोटेंशियल बोलूंगा, क्योंकि सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है ना, तो SRP वैल्यू सबके पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि SOP वैल्यू उनकी नेगेटिव। तो वी आर एबल टू टेल, ठीक है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम है, ये ज्यादा है बिकॉज इसका SOP वैल्यू ज्यादा है इसके कंपैरिजन। इसमें भी अपन क्या करेंगे? वाटर को लिखेंगे, इधर भी मैं वाटर को लिखूंगा। H2O के लिए SOP वैल्यू जो होता है वो -1.30 होता है। तो पहले से लिख सकते हैं भाई वाटर का SOP वैल्यू, क्योंकि वाटर की हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हम उसे सेपरेटली लिख लेते हैं। दिस इज द SOP वैल्यू फॉर वाटर, मतलब ये SOP वैल्यू है, ये SRP वैल्यूज हैं। वी नो दैट अगर लिथियम का SOP वैल्यू ये होगा, SRP वैल्यू ये होगा, तो इसका SOP वैल्यू क्या हो जाएगा? 3.08 प्लस कर लेंगे लिथियम के लिए, क्योंकि लिथियम आयन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ये है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी उसका प्लस में हो जाएगा। तो अगर इन सबको मेटल के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने का किस मेटल का टेंडेंसी होगा? तो अपन कहेंगे लिथियम मेटल का। एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। SOP ऑफ एल्यूमिनियम, यहां पर अपन ने SRP ऑफ एल्यूमिनियम लिखा तो SOP उसको 1.67 लिखी। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है? नहीं। अब अपने पास क्वेश्चन कुछ ज्यादा है, 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, पहले क्वेश्चन देखेंगे हैं। अपने
अपने पास क्वेश्चन आया है, ठीक है, एसओपी ऑफ एल इज 1.67, बिल्कुल, फिर वो तो आई से शायद ज्यादा है ना। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी एल्यूमिनियम ना, एल्यूमिनियम तो मेटल है और मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी किसी भी नॉन मेटल से ज्यादा होगा, राइट। फिर अपन से पूछा गया सर वाटर का एसआरपी और एसओपी वैल्यू अलग क्यों है? अलग है क्या? हाँ, इसका -1.30, इसका 0.83 है, बिल्कुल है। एक और क्वेश्चन है, वाटर का एसओपी और एसआरपी वैल्यू दोनों नेगेटिव क्यों है? अच्छा, ये बात भी सही है, इसके लिए तो दोनों ही नेगेटिव लिखा आपने, तो चलो देखते हैं पर ऐसा क्यों। अब नेगेटिव क्यों है ये तो अपन कहेंगे भाई उनकी टेंडेंसीज की वजह से, लेकिन सेम क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो कहते हो इसके लिए एसआरपी वैल्यू -1.67 है, तो इसका एसओपी वैल्यू 1.67 हो जाएगा, होगा ना। एसओपी और एसआरपी क्या होता है, राइट ना, मैग्नीट्यूड अपन सेम लेते हैं ना। चलो ठीक है, तो अपन को पता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द SOP value. Tendency of metal ion to gain electron or molecule to gain electron is directly proportional to its SRP value. मैं इसको हटा रहा हूं, उसको लिख रहने देते हैं ताकि अपन को कोई डिस्कशन चाहिए तो अपन कर सकते हैं। मैंने वाटर का एक बार रिएक्शन लिखते हैं, मैंने वाटर का टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन लिखना है। रिडक्शन पोटेंशियल, मेरे पास H2O है, इसको ना इलेक्ट्रॉन देना है बिल्कुल, इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको बैलेंस करना होगा फिर इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूं इसमें इस तरफ LHS साइड में तो -1 चार्ज है ना, तो उधर में -1 चार्ज ऐसे लिखूंगा। तो चार्ज बैलेंस भी तो करना पड़ेगा रिएक्शन में, तो मैं वहां OH लिख लूंगा। इसमें से तो बचा क्या मेरे पास, एक OH हो गया तो हाइड्रोजन बच गया, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। 1/2 करने से अच्छा है मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये लो, ये रिएक्शन बैलेंस है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2OH- आइन और H2 लिबरेट करेगा। जितने इक्वलेंट इसके होंगे उतने इक्वलेंट इसके होंगे, उतने इक्वलेंट इसके होंगे, या मोलर रेशियो से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितने मोल्स इसके हैं उतने मोल्स इसके हाफ मोल्स होंगे उनके कंपैरिजन। और इसका टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन आपने क्या कहा, एसआरपी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.83। इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी इज -0.83। ठीक है, अब एसओपी की बात करते हैं। वाटर का एसओपी का मतलब है, आई एम नॉट राइटिंग, देखो भाई अगर आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे तो आप ऐसी बात कर रहे थे, Al3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा Al में, इसका टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज 10। जब Al होगा कन्वर्ट होगा Al3+ में +3 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्शन जो था ये और ये आपस में रिवर्स रिएक्शन है, तो मैंने साइन को रिवर्स कर दिया, तो इसका एसओपी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे दिस विल बी इक्वल टू 1.67 वोल्ट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वाटर अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस तरफ लिखना पड़ेगा अपन को, इसका मतलब वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो रिएक्शन ही अलग लगता है। चलो बैलेंस करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करना ही करना होगा, तो कैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करें? अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इधर थोड़ी चार्ज लिख सकते हैं कि यहां OH लिख दो, OH कैसे लिख सकते हैं, आपको तो वाटर का रिएक्शन करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये बना देंगे, ये और ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेंगे। क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेंगे। अब 2H+ आइन है तो अपन 2 कर लेते हैं, इसको भी 2 कर लेते हैं, और यहां पर क्या कर लेते हैं, हाफ O2 कर लेते हैं। तो हाफ O2 करने से अच्छा है कि आप इसको रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मैंने ये कर। अब क्या ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है क्या, तो अपन कहेंगे नहीं, ये तो अलग अलग रिएक्शन है। ये रिएक्शन अलग है, इसमें ट्वाइस ऑफ H2O + 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ट्वाइस ऑफ H2O इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जब किसी रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन लिखा जाए तो अपन कहते हैं कि प्लस का माइनस साइन कर दो, लेकिन अगर वो रिएक्शन ही अलग है तो हाउ कैन यू से दैट। मान लो मैंने तुमसे कहा ये है भाई, इसका एसआरपी वैल्यू ये है, और मैंने तुमसे कहा कि भाई इधर लो 1 इलेक्ट्रॉन और फिर Al लिखूं,
तो अपन कहेंगे इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही आपने एक दिया, तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ही लेके उसको रुकना है, तो मुझे क्या करना है, वो Al2+ बनेगा। वो रिएक्शन ही अलग है, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन बिल्कुल अलग रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन इसका रिवर्स होता तो अपन साइन भी इसका नेगेटिव साइन का पॉजिटिव साइन कर देते, लेकिन इन दोनों रिएक्शन में कोई रिलेशन, अगर इन दोनों रिएक्शन में कोई रिलेशन नहीं है, ऑब्वियसली बात है उनकी वैल्यूज में भी कोई रिलेशन नहीं है। That's why the value are different. तुम पूछते नहीं तो मैं बताता भी नहीं, तुमने पूछा मैंने बताया, वरना मैं तभी बताता जब आप लोग खुद पढ़ते हैं और कहते हैं यार ये तो अलग अलग है पूरा। लेकिन आपको मैंने ये बताया है वाटर का रिएक्शन कैसे लिखते हैं, क्योंकि वाटर के रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर उसका रिडक्शन होगा वाटर का तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो O2 लिबरेट होगा, और सोल्यूशन में H+ साइन पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो ये वाटर में ही होता है, इसलिए अपन ज्यादा उस पर मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा अपन को, राइट ना। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे Fe2+ SrP नेगेटिव, Fe3+ SrP पॉजिटिव, तो कहीं कहीं ऐसे कुछ गड़बड़ टाइप होता है, वो मैं अलग से लिख देता हूं जहां तुम्हारे गलती करने के चांसेस होंगे, नहीं करेंगे वो गलती पर। सो दिस इज अबाउट द SrP वैल्यूज। SrP वैल्यूज अब उनको पता चल गया, दे आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई आपने मुझे SrP वैल्यूज बताया, ठीक है, एप्लीकेशन और बता दो, एप्लीकेशन ऑफ SrP वैल्यू। तो इसका एक एप्लीकेशन तो ये होगा टू प्रेडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, predict the strength of oxidizing and reducing agent। इनके स्ट्रेंथ को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे अपन, वो कैसे बताएंगे। तो अपन कहेंगे देखो भाई, मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैटायन, तो अपन कहेंगे कोबाल्ट 3+। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैटायन लिथियम आयन, minimum tendency to gain electron। Strongest reducing metal agent as metal lithium। तो लिथियम का SrP वैल्यू सबसे कम था, मतलब लिथियम कैटायन का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, तो देने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए तो नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि लिथियम को एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी 3.0 है, देने का टेंडेंसी SOP, और लिथियम आयन जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी -3.08, मतलब लिथियम का एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, the best reducing agent। तो जो कॉस्टली मेटल थे वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते ना, that's why they are called inert metal, that's why they are called inert metal। ठीक है, so strongest reducing agent as metal in aqueous solution, because in gaseous state or right in gaseous state the strongest reducing agent will be the cesium ion, but जिसका आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होगा वही तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट है तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट एक्वस सॉल्यूशन में नहीं, एक्वस तो दो पार्ट पे डिपेंड करेगा ना, एक होगा किस पे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन,
और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। इसका छोटा साइज होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका हाइड्रेशन एनर्जी नहीं है, द एक्सोथर्मिक फिनोमेना। इसलिए इसका एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से इट इज द बेस्ट reducing agent, tendency to give electron will be maximum. ठीक है, so we can write like this. तो एक तो हम ये बता सकते थे भाई कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो वी आर एबल टू टेल कि अगर मुझे ऐसे गिवन है which is best reducing agent, a reducing agent x minus 2.05, y minus 0.48 and z plus 0.5। तो आंसर क्या लिखेंगे भाई? These are the SRP values. आर SRP वैल्यूज। तो SRP वैल्यूज जब आपने लिखा ना, तो इसको न्यूट्रल एटम जैसे अज्यूम नहीं करूंगा मैं इनको आयंस के फॉर्म में अज्यूम करूंगा। अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, या इस पे +3 चार्ज है, ये किस पे क्या चार्ज है, वाइट इज सो अभी लिखा ना आपने। मतलब चार्ज ऐसा नहीं है कि जिस पे चार्ज कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी हो सकता है। सोडियम का तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैल्शियम बेरियम से भी कम। तो अपन क्या करेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनका कौन सा कैटायनिक चार्ज था। आपने कहा ना वो एसआरपी वैल्यूज है। एसआरपी वैल्यू का मतलब है कि जितना छोटा वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। X is better reducing agent than Y, Y is better reducing agent than Z. That is the answer. Second point लिखेंगे अपन, electropositive character of metals. Character of metals. तो अपन कहेंगे metal with SRP value, SRP, that is less than or equal to minus 1.67 volt are highly electropositive. Highly electropositive मतलब आप एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हो। एल्यूमिनियम अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वी नो दैट। मेटल विथ एसआरपी वैल्यू, SRP value less than 0 are moderately electropositive, and metal with the SRP value greater than 0 are very less electropositive. तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बता सकते हैं कि भाई कौन सा, इस एप्लीकेशन में अपन मतलब क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल बता सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बता सकते हैं तो फिर हम ये भी बता सकते हैं भाई टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, टू रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ उनका रिएक्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा वो बता सकते हैं। अपन क्या कहेंगे, metal with SRP value less than minus 2.85, मैग्नीशियम 2+ की बात करो, ये मैग्नीशियम मेटल था, have tendency to liberate H2 even from
कोल्ड वाटर। देखो जब भी अपन को कोल्ड वाटर की बात आती है ना, कोल्ड कंडीशन की बात आती है ना, अपन जनरली उसे 0 डिग्री ही ले लेते हैं। मतलब वो एसआरपी, वो मेटल जिनका एसआरपी वैल्यू मैग्नीशियम से कम है, उनको अगर आइस में भी डाल देंगे तो भी हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। उनका रिएक्टिविटी इतना ज्यादा होता है कि अगर आइस में भी डालें तो भी हाइड्रोजन लिबरेट होगा। मेटल विद एसआरपी वैल्यू less than 0 have tendency to liberate hydrogen on warming। मतलब थोड़ा हीट करोगे तो, मतलब मैग्नीशियम को अगर पानी में डालूंगा तो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा अपन को? थोड़ा हीट करना पड़ेगा। तो लिबरेट होता है। ठीक है। मेटल विथ एसआरपी वैल्यू greater than 0 cannot liberate hydrogen even on heating। Liberate hydrogen even on heating, मतलब अगर अपन उन्हें हीट भी करेंगे तब भी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगा, तब भी उससे हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होने वाला। ठीक है, we'll just write that metal with SRP less than 0 can liberate H2 when treated with acids। अब अपन वाटर की बात नहीं की अपन ने, किसकी बात की? एसिड्स की बात की अपन ने। पर एसिड से तो कर ही देगा, एसिड तो वैसे ही H प्लस साइन दे रहा था। इट इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाटर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ी था, वाटर तो खुद एम्फोटेरिक है। तो उसके लिए तो मैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल चाहिए, फिर मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर इन दैट केस वो वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं वो कैसे बताते हैं? मेटल विद द एसआरपी वैल्यू greater than 0 cannot liberate hydrogen when treated with acids। अपन को पता है कि अगर आप कॉपर को एसिड से रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करूंगा, क्योंकि उसका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव था और आपने बता रखा है मुझे। राइट, तो अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल ऐसा है जिसको एसिड से रिएक्ट करने से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगा। बता सकते हैं अपन से ये, मतलब ये रिएक्शन। और ये सिर्फ अपन ये थोड़ी पढ़ रहे हैं कि अपन ये इस एप्लीकेशन अपन तो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई डी ब्लॉक मेटल को क्या समझे हम? पी ब्लॉक मेटल में कौन कैसा रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द पी ब्लॉक मेटल्स। तो वो सारा पार्ट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना। ये सारा पार्ट अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चल रहा है, कौन सा मेटल क्या करेगा कौन नहीं करेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन वी कैन राइट, सो वी आर एबल टू राइट है कौन वाटर से रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है कौन नहीं है, किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है और किसका मॉडरेट है किसका कम है, वो पता चल गया अपन को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काफी सारा डिस्कशन होता है, लेकिन मैं कोई डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। पहले मेरा क्वेश्चन मतलब आंसर आना चाहिए। Solution of metal with higher SRP।
metal with lower SRP will give us solution of metal with lower SRP. जितना ज्यादा SRP वैल्यू होता है ना मेटल के फॉर्म में, वो उतना ही ज्यादा इनर्ट मेटल होता है। जैसे कॉस्टली मेटल होते हैं वो इनर्ट होते हैं, उनके SRP ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा SRP वाला सॉल्यूशन के फॉर्म में है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि वो मेटल के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। तो वो एक्टिव मेटल से, एक्टिव मेटल कौन से होते हैं जिनका SRP कम होता है, वो एक्टिव मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ मेटल विद लोअर SRP मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब व्हाट आई मीन इज कि भाई अगर मुझे ऐसे गिवन है, मैंने आपसे कहा मेरे पास ना सिल्वर आयन है, इसको जिंक से रिएक्ट करूंगा, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, ये जिंक आयन बना देगा और ट्वाइस ऑफ सिल्वर बना देगा। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। व्हाई इट इज सो? इसका अगर हम SRP का बात करें तो ये 0.8 होता है और इसका 0.6 होता है, 76 होता है। तो इधर इसका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मेटल का, टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इसका टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। Now what I mean by this, अपन से ये ऐसे नहीं पूछने वाले क्योंकि ये तो SRP से अपन को वैसे ही पता चल गया। A metal with lower SRP value can displace the metal with higher SRP value from its salt solution. मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं इससे कि मान लो मेरे पास ऐसे है, मैंने एक कंटेनर बनाया, जिंक का वेसल बनाया, और मैं चाहता हूं कि उस जिंक के डब्बे में, वेसल में, उसमें मैं सिल्वर का सॉल्यूशन रखना चाहता हूं, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। तो अपन कहेंगे अपन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं तो किसी भी डब्बे में कुछ भी रख लूंगा। द रीजन इज ये कंटेनर जिंक का है जिसकी टेंडेंसी लूज करने की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या करेगा, ये जिंक आयन में कन्वर्ट होता रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता रहेगा और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म। तो होगा क्या, जब अपन जिंक के वेसल में सिल्वर को रखेंगे तो जिंक का वेसल डिसॉल्व होता रहेगा। मतलब थोड़े दिन में क्या होगा, वो जिंक के वेसल में होल्स हो जाएंगे क्योंकि वो डिसॉल्व होता रहा जिंक आयन में, और सिल्वर नीचे वो मेटल बनके डिपॉजिट होता रहा। वैसे देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर का प्रिपरेशन ही इसी मेथड से करते हैं हम। सिल्वर और गोल्ड का सॉल्यूशन बनाते हैं और उनको जिंक से डिस्प्लेस करवाते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, बट हमारा थीम यही है कि आप जिंक के वेसल में सिल्वर को नहीं रख सकते। क्यों? जिंक का कंटेनर डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जबकि सिल्वर आयन का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो वो वेसल की देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो आयंस में डिसॉल्व होगा और ये प्रेसिपिटेट बनके नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना कि इधर होल बन रहा है तो वो वहीं जाके चिपक जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो नीचे डिपॉजिट होता जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं तो चलेगा क्या? ये सिल्वर वेसल है और इसमें जिंक रखना चाहता हूं सॉल्यूशन, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। व्हाई इट इज सो? क्योंकि जिंक की इतनी औकात नहीं है, मतलब उसकी टेंडेंसी नहीं है, अपन कहेंगे ऐसे, जिंक की इतना टेंडेंसी नहीं है कि वो सिल्वर से इलेक्ट्रॉन ले सके। उस सिल्वर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है।
सिल्वर तो इनर्ट मेटल है, वो उसका टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, वो देता नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो जिंक सिल्वर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। कौन ले सकता है? सिल्वर जिंक से ले सकता है। मतलब ऐसा मेटल जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा हो, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो वो ऐसे वेसल में नहीं रखा जा सकता जिसकी एसआरपी वैल्यू कम। उल्टा कर सकता है, कम एसआरपी वाला सॉल्यूशन ज्यादा एसआरपी वाले के वेसल में रखा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा एसआरपी वाला कम एसआरपी वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वी कैन राइट इट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले सॉल्यूशंस को राइट हैंड साइड वाले मेटल्स में रख सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड वाले मेटल को लेफ्ट हैंड साइड वाले एसआरपी जो अपन ने लिखे थे वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स में नहीं रख सकते। मतलब महंगे मेटल में सस्ते वाले सॉल्यूशन रख सकते हैं, महंगे वाले राइट साइड पे थे ना, कॉस्टली मेटल मैंने लिखा। मतलब राइट हैंड साइड वाला जितना भी एसआरपी वैल्यू अभी आपने लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड के वेसल में रखो, लेकिन राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड के वेसल में नहीं रखना। मतलब ऐसे अपन को गिवन थे। तो अपन कहेंगे इसको इसके वेसल में रख सकते हैं आप, लेकिन इसको इसके वेसल में नहीं रख सकते। इसको इसके वेसल में नहीं रख सकते, लेकिन इसको इसके वेसल में रख सकते। जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है उसके वेसल में कम वाले का सोल्यूशन रखा जा सकता है, लेकिन जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है उसमें कम वाले का सोल्यूशन उसको कम वाले के सोल्यूशन में नहीं रख सकते, कम वाले के वेसल में नहीं रख सकते, जैसे तो नहीं रखा। इसको इसके वेसल में रखो, लेकिन इसको इसके वेसल में नहीं रख सकते आप। D can be kept in vessel of E, but not of C। ये बता रहा हूं, ये है भाई जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज अपन ने डिस्कस की। किसी को डाउट है तो बोलो। That is about the displacement reaction। सर पर हम Ag को जिंक के वेसल में रख रहे हैं ना, हाँ तो ठीक है ना, तभी तो अपन ने ये नीचे क्रॉस कर दिया ना कि ऐसे नहीं कर सकते आप, ये गलत है। भाई हमने आपसे यही तो पूछना था मुझे, क्या मैं जिंक सिल्वर का सॉल्यूशन जिंक वेसल में रख सकता हूं? तो आप मना कर दोगे। क्यों मना किया? क्योंकि हमें एसआरपी वैल्यू पता है। तो इससे मुझे पता चल गया कि भाई metal with lower SRP value can displace the metal with higher SRP value from its salt solution। A metal with lower SRP value can displace the metal with higher SRP value from its salt solution। The metal with higher SRP value from its salt solution। ये बोल मेरे ख्याल से we have a clear idea what we can do, what we cannot do। लेफ्ट हैंड साइड वाला मेटल राइट हैंड साइड वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है इन द एसआरपी। तो ठीक है, वी गॉट दैट व्हाट इज द राइट एप्लीकेशन। मैं एक दूसरा एप्लीकेशन लिख लेता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ
एसआरपी वैल्यूज। किसी भी मेटल ऑक्साइड का कितना स्टेबिलिटी होगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एसआरपी वैल्यू। अगर एसआरपी वैल्यू ज्यादा है तो ऑक्साइड का स्टेबिलिटी कम होता है, तो अपन को पहले से पता। भाई सिल्वर का ऑक्साइड बनता है क्या? नहीं। गोल्ड का ऑक्साइड बनता है क्या? नहीं, क्योंकि उनके एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर हम सिल्वर कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो सिल्वर बनेगा, CO2 बनेगा, O2 बनेगा। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज मैग्नीशियम का ऑक्साइड स्टेबल होगा। तो अगर मुझे ऐसे बता दें, आप जैसे अपने ABC या XYZ का एसआरपी वैल्यू लिखा था ना, तो अपन से पूछा बताओ उनके ऑक्साइड बनाएंगे तो किसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा? यार बिल्कुल टेल, जिसका एसआरपी वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा उसके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तब तो मुझे लिखने की भी जरूरत, मतलब एस ब्लॉक के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं कॉस्टली मेटल के ऑक्साइड से। बिल्कुल, you're able to tell that. So that is about the SRP and its applications. कुछ applications अपन ने पढ़े, अगर कुछ और होंगे तो अपन उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। These are the SRP values for metals. वैल्यूज में आपको पता है कितना आपको आना चाहिए। वैल्यूज, सारे वैल्यूज आपको याद होने की जरूरत नहीं है, वो अपन चेक कर लेंगे, बट कुछ कुछ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसका एसआरपी वैल्यू वाटर से ज्यादा है, किसका एसआरपी वैल्यू वाटर से कम है, वो थोड़ा आइडिया आपको होना ही चाहिए। इसलिए मैंने वाटर को सेपरेटली लिखा था व्हेन वी हैव रिटन दोस एसआरपी वैल्यूज। ठीक है, नाउ वी कैन डिस्कस Nernst equation and cell potential. तो मैं Nernst equation होता है and that is calculation of cell potential. Potential of the cell वो कैलकुलेट करना होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल maximum work done by the cell will be equal to decrease in free energy, and decrease in free energy is equal to minus NF, that is NFE हो जाएगा, नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है, NFE not of the cell. Here E naught of the cell is what? Cathode minus anode. Last time discuss किया आपने. This is a non-expansions work done. Otherwise I will write like this: the maximum work done. You know that maximum work done. Or even I can write that delta G naught will be equal to minus RT Kc. All these are equal. We know that. For a process, I can write that delta, since it is a non-expansion work done, भाई cell work done करेगा तो expand थोड़ी होता है, तो वैसे ही रहता है, इसलिए अब इसको यूज नहीं करता है। अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स में हमने डिस्कस किया आफ्टर एंट्रोपी पर फ्री एनर्जी के डिफरेंट केसेस। अभी हमको ये चेक करना है। सो अगर मैक्सिमम वर्क डन पूछेंगे तो अब ई नॉट ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे और ईएमएफ से कैलकुलेट करके बता दूंगा एनएफ को मल्टीप्लाई करके, तो मैक्सिमम वर्क डन। अभी व्हाट विल से दैट सेल पोटेंशियल का मतलब है कि द ईएमएफ रिमेनिंग विद द सेल और द ईएमएफ व्हिच इज प्रेजेंट विद द सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताना है। जैसे अपने हमारे पास सेल है तो इसका कितना पोटेंशियल है हम कैसे बताएंगे, तो अपन कहेंगे ये बताओ पहले कि ये नया सेल है या क्या है।
अगर मान लो हम मार्केट से एक नया सेल लेके आए और उस पर लिखा था 2 वोल्ट, तो मैं कहूंगा आप मुझे अगर केमिकल बता दो तो मैं ये कैलकुलेट करके बता दूं कि उसके पास मैक्सिमम फ्री एनर्जी कितनी है, क्योंकि 2 वोल्ट तो आपने लिखा हुआ है, NF से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मेरे पास मैक्सिमम फ्री एनर्जी आ जाएगा कितना है उसके पास, जो सेल नया लेके आया मैं। उसको रिमोट में डाला मैंने, सपोज उस पर 2 वोल्ट लिखा हुआ है और रिमोट जो है वो वर्क करेगा सपोज 3 वोल्ट से, तो फिर मैं उसमें 2 सेल डाल दूंगा क्योंकि मुझे 2 से ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो मैंने उसमें 2 सेल डाल दिए और फिर उनको यूज किया। थोड़े दिन यूज करने के बाद उसमें कितना पोटेंशियल है कैसे कैलकुलेट करें, तो अपन कहेंगे ठीक है अब हमें केमिकल्स बता दो उसके अंदर क्या है, तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा आपको कैसे। ये मेरे पास मैक्सिमम फ्री एनर्जी थी जब मैं नया सेल लेके आया था। When there is a work done, there is decrease in free energy. जब मैंने उस सेल को यूज किया रिमोट में तो ये फ्री एनर्जी यूज हो गया, तो मैं कहूंगा ये फ्री एनर्जी बचा हुआ। This is the free energy left with the cell. तो ये तो आप नया सेल लेके आए थे तो टोटल फ्री एनर्जी ये थी, बाद में बनने का ये बच्चा ये यूज किया आपने तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है विल राइट लाइक दिस, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी, और जबकि डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। ये सारा का सारा पार्ट आपको पता है, सारा कुछ डिस्कस कर रखा है, इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो अपन ने डिस्कस नहीं किया। द यूनिट ऑफ डेल्टा जी विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ आर टी बिकॉज एल एन ऑफ क्यू सी या एल एन ऑफ के सी इज यूनिटलेस इन दिस इक्वेशन। सारा पार्ट अपन ने डिस्कस कर रखा है, बट वी आर नॉट टेलिंग कि के सी और क्यू सी आर यूनिटलेस, दे आर यूनिट, दे हैव यूनिट इन दिस इक्वेशन, दे आर यूनिटलेस बिकॉज दे आर एक्टिविटीज। ठीक है, व्हाट वी से दैट मेरे पास मैक्सिमम फ्री एनर्जी कितना है, मैंने वो सेल पे लिखा हुआ था उससे कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास आया माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। मैंने कैथोड माइनस एनोड से कैलकुलेट कर लिया उसको माइनस, और ये यूज्ड तो ठीक है भाई, डेल्टा जी यूज्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल ऑफ क्यू सी लिख लूंगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर टी एल ऑफ क्यू सी होता है। तो केमिकल रिएक्शन होगा तो देयर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्ट विल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हमें गिवन होगा उसके हिसाब से हम बता देंगे कि उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट में क्या चेंजेस आएंगे। तो फिर बचा हुआ क्या होगा, तो अपन कहेंगे बचा हुआ हो जाएगा माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल हो जाएगा। दिस इज द बचा हुआ पोटेंशियल, द पोटेंशियल लेफ्ट विद द सेल। तो डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ, इसमें माइनस आएगा, विल राइट लाइक दिस, डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ वी गेट E cell, E naught of the cell, dividing by that minus NF, we'll get minus, that will be equal to RT divided by NF, and we'll write that ln of QC. तो ये मिल जाएगा मुझे। अभी what I can say, इसमें मैं बोल सकता हूं कि E cell will be equal to, इसको मैं लिख सकता हूं E cell will be equal to E नॉट कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ये हो जाएगा E नॉट ऑफ द सेल, कैथोड माइनस एनोड होता है, माइनस इसको मैं लिख लेता हूं log 10 में कन्वर्ट करूंगा तो 2.303 RT लिखता हूं और डिवाइडेड बाय NF लिखता हूं, सो आई राइट दैट log ऑफ QC लिख लूंगा मैं। दिस विल बी द इक्वेशन व्हाट वी गेट टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। ये इक्वेशन हमारा जिससे मैं सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, जनरली अपन जो सेल यूज करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं, आर का वैल्यू अपन को पता है, वी आर डीलिंग विद द एनर्जी, सो व्हाट विल राइट दैट कि आर का वैल्यू जूल्स में ले लेते हैं, तो एफ को भी जूल्स में ले लेते हैं, कूलम्स में। सो सब्स्टिट्यूटिंग R is equal to 8.314 joules per, right, that is per Kelvin per mole,
T is 298 Kelvin and F is equal to 96500 coulombs. What we get is, we get E cell will be equal to E naught of cathode minus E naught of anode minus 0.0591 upon N into log of QC. QC is reaction quotient जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अपन लिखते हैं, और N is नंबर दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जैसे अपन ने लिखा था इसमें G में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रेडॉक्स प्रोसेस. E cathode minus E anode is the SRP value of the metals. So where N is number of electron exchange in redox process. ठीक है. E cathode minus anode बताने की जरूरत नहीं है क्या है. QC is reaction quotient. I think everybody knows that what is reaction quotient, जो अपन ने chemical equilibrium में पढ़ा था. That is same. अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को देख के, वैसे हम मोस्टली तो इक्वेशन 2 ही यूज करने वाले हैं क्योंकि टेम्परेचर कभी चेंज करते नहीं, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे नहीं, F का वैल्यू चेंज हो नहीं सकता, R का वैल्यू चेंज हो नहीं सकता, तो फिर बचा क्या, फिर तो यही वैल्यू याद रख लेते हैं 0.06 और 0.0591 को अपन 0.06 कर लेंगे कैलकुलेशंस में. उससे पहले अपन लिख सकते हैं ऐसे, factors affecting the potential of cell, factors affecting cell potential लिख लेते हैं. तो देखते हैं कौन से फैक्टर्स होंगे, इसको देख के लिख देता हूं. ये इक्वेशन है अपने पास, तो अपन कहेंगे भाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड कौन से हैं, क्योंकि उससे ही अपन को पता चलेगा ना कैथोड माइनस एनोड, तो अपन कहेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. इस पे डिपेंड करेगा भाई, एक तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, दूसरा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन प्रोसेस, that is a redox process. Third, we can write that concentration, that is the reaction quotient, no? So concentration of the reactant and product, concentration of reactant and product of ions in cell. और fourth we can write that, और क्या है इसमें, टेम्परेचर. तो टेम्परेचर से भी क्या इफेक्ट करेगा क्या ईएमएफ ऑफ द सेल, तो अपन उससे चेक कर लेते हैं भाई टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट करेगा. वी आर एबल टू टेल दैट. मैं इसको ऐसे ये वाला पार्ट को हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, पर इतना बार इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे कि याद हो जाएगा. व्हाट आई कैन डू, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इससे माइनस ज्यादा होगा, ये वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, नया सेल था उस पे लिखा था 2 वोल्ट. अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं और बता देता हूं भाई ऐसे हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी ना. ई सेल को मैं ऐसे log ऑफ QC से ड्रॉ कर लेता हूं, इंटरसेप्ट E नॉट हो जाएगा, तो स्लोप विल बी लाइक दिस ना, नेगेटिव आ रहा ना अपना स्लोप, तो अपन कहेंगे ये अपना E नॉट हो जाएगा, और यहां पर अपन स्लोप बना लेंगे, स्लोप विल बी इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाय n, दैट कैन बी स्लोप. इसका मतलब अगर आप मुझे थीटा दे दो tan थीटा में, तो मैं ये बता सकता हूं कि n का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना होगा रेडॉक्स प्रोसेस में. ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो नया सेल पे लिखा होता है, तो मैक्सिमम फ्री एनर्जी थी, मैक्सिमम से ज्यादा थोड़ी हो सकती है फ्री एनर्जी, दैट इज कांस्टेंट. अभी अपन क्या बात कर रहे थे, ठीक है भाई, इसमें आगे अपन टेम्परेचर की बात कर रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है, E नॉट अपने 298 लिया था, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इससे डिक्रीज भी ज्यादा होगा, मतलब सेल कंज्यूम भी ज्यादा होगा. तो हायर टेम्परेचर पे सेल का कंजम्पशन क्या होता है, हायर टेम्परेचर पे ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है ये वैल्यू ज्यादा,
मतलब ये वैल्यू से माइनस ज्यादा होगा तो सेल पोटेंशियल कम बचेगा। मतलब हायर टेम्परेचर पे अगर सेल को यूज करोगे तो वो ज्यादा कंजम्पशन होगा, उसका कंज्यूम ज्यादा करेगा केमिकल्स को rather than at lower temperature. That's why we say that ना, अगर हमारा मोबाइल का बैटरी गर्म हो जाए तो मोबाइल फिर चार्ज भी ज्यादा कंज्यूम करता है। ये घर में भी बोलते हैं ना पेरेंट्स, अब तो टीवी बंद कर दो, अब वो गर्म हो गया है टीवी। उसका रीजन यही होता है, टीवी अगर गर्म हो जाएगा तो कंज्यूम ज्यादा करेगा इलेक्ट्रिसिटी और पार्ट्स उसके खराब होंगे। तो ठीक है, वी गॉट इट भाई। हमें क्या फर्क पड़ता है अगर टेम्परेचर, वैसे भी आपने बताया था चैप्टर में कभी टेम्परेचर चेंज तो वो करते नहीं है, लेकिन अगर किया तो विल राइट लाइक दैट, सो इससे कैलकुलेट कर लेंगे अपने आप। और अगर हमको गिवन ना डायरेक्टली, क्योंकि मोस्ट 99% केस में अपन कहेंगे यही वाला पार्ट अपन को यूज करना होता है। तो टेम्परेचर अगर हाई होगा तो टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, तो सेल पोटेंशियल कम हो जाएगा। सो एट हायर टेम्परेचर the cell potential decreases more, means the EMF of the cell will decrease more. It will depend on the temperature. So we got it. What is temperature dependence? We got it. How to write the slope and all. So we'll write that. D होगा अपने लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन लिख सकते हैं, इसमें अपन देखते हैं। एक बात हमें लिखना याद रखना पड़ेगा, that is not in QC expression, we have to include the concentration as well as gaseous terms. तो हमें concentration term को भी include करना पड़ेगा और gaseous term को भी include करना पड़ेगा। कैसे? तो अपन कहेंगे concentration term as well as gaseous term। मान लो मुझे ऐसे गिवन है H2 plus copper plus 2 gets converted into copper plus twice of H plus I, ऐसे। और इसका अगर मुझे QC लिखना है तो QC will be like this. I will write that copper का concentration QC will be equal to, मैं इसको ये लिख सकते हैं अपन, एक सेकंड है, देख लो तुमको दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। तो I'll write the QC will be equal to concentration of product। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं भाई, कॉपर ये तो सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा और ये गैस होगा। तो ठीक है, we'll write that QC will be equal to, जैसे KC एक्सप्रेशन होता है वैसे QC एक्सप्रेशन होता है। तो we'll write that concentration of H plus ion का स्क्वायर, ये तो सॉलिड है which is not included in that, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय concentration of copper ion. This is how we write the QC। मतलब QC में अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर लेना पड़ेगा। सपोज उसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर गिवन है, तो आप लिखो यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर। QC के लिए अपन को उसको 2 एटमॉस्फेयर लिखना पड़ेगा, मतलब गैसेस के फॉर्म में अपन उसको लिखना पड़ता है। तो QC एक्सप्रेशन में वी कैन राइट लाइक दैट। अब जैसे अपन ने लिखा हुआ है, we'll say that, एक तो अपन को ये याद रखना होता है नोट करके कि हमें क्या पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट होता है, we used to say that, कि अगर मान लो हमारे पास टोटल G नॉट गिवन था, ये टोटल था, और हमने थोड़ा सेल को यूज किया तो फ्री एनर्जी डिक्रीज हुआ, तो फ्री एनर्जी लेफ्ट विल बी दिस। इसको माइनस करेंगे तो जो फ्री एनर्जी होगा वो लेफ्ट होगा, दैट इज द पोटेंशियल लेफ्ट। दिस इज NFE ना, दिस इज NFE नॉट, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, इस केस में अगर मान लो जितना पोटेंशियल था उतना सारा का सारा यूज हो गया तो अपन कहेंगे डेल्टा G लेफ्ट विल बी। तो अगर सेल डेड हो गया, डेड सेल का मतलब जितनी एनर्जी थी सारी यूज कर लो। जब कोई सेल डेड हो जाएगा तो इसका मतलब है जितना उसमें टोटल एनर्जी था हमने सारा यूज कर लिया, मतलब डेल्टा G लेफ्ट इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। किसी भी सेल में जिसमें डेल्टा G लेफ्ट 0 हो जाए वही उस सेल का इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है।
मतलब जो आप लिख रहे थे यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, तो इसको लिखोगे माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल ना, और मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस दैट इज RT ln ऑफ, अब क्या हो जाएगा, ये 0 मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, तो मैं इसको KC लिख लूंगा फिर, मतलब डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल टू माइनस RT, डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ KC। हाँ यही तो होता है। Equilibrium condition for cell means delta G left is 0. It's a dead cell. Therefore, delta G not total will be equal to delta G used. So I can write that minus NF E naught of the cell is equal to minus RT ln of KC, or I can write that E naught of the cell will be equal to, आप जो अभी सेल लिखा था आपने उसमें E सेल को 0 लिख लो, तो E naught of the cell will be 0.0591 upon N into log of KC हो जाएगा। This will be the expression for us. अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसे ही तो लिखा था, E cell will be equal to E naught of the cell, cathode minus anode, 0.0591 upon, right? That is N into log of QC लिखा था आपने, ये आपने अभी इक्वेशन 2 लिखा था ना सेल पोटेंशियल के लिए। अब अगर ये 0 हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर ये 0 होगा इसका मतलब है सेल इज एट इक्विलिब्रियम। Therefore, cell is at equilibrium state। तो जैसे ही उसमें हमें कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, अपन इसको 0 कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे और QC क्या बन जाएगा, KC बन जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो नोट के 2 पॉइंट तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, राइट? तो दिस इज हाउ वी कैन राइट। अब at equilibrium, so you know that since at equilibrium or dead cell, E cell is equal to 0, not E naught of the cell है, E naught of the cell 0 नहीं होता, it is E cell, क्योंकि equilibrium पर डेल्टा G 0 होता है, डेल्टा G naught थोड़ी 0 होता है, तो अपन ने पहले से ही पढ़ा हुआ है, डेल्टा G naught is equal to होता है माइनस RT ln of KC at equilibrium condition। सेल के लिए equilibrium condition क्या है, डेड सेल। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने फ्रॉम द रिएक्शन, और रिएक्शन से फिर अपन सेल रिप्रेजेंटेशन, और सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन तो मैं अभी बता दूंगा आपको, रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले भी लिखना सिखाया। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कैलकुलेट the EMF of the cell और आपका सेल गिवन है ऐसे, जिंक गोज इनटू जिंक आयन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है दैट इज 0.2 मोलर, उसका कंसंट्रेशन सॉल्ट विच जो डबल लाइन से अपन लिखते हैं मैंने आपको बता रखा है, MgCl2, और मैं यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ, कोई मैं सिल्वर ले लेता हूँ या कॉपर ले लेते हैं, अभी तुमने कॉपर थोड़ा सा पढ़ा था, CuSO4 इसका 0.1 मोलर ले लेता हूं और ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ले लेते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन है, एंड गिवन हम कहेंगे भाई रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो अपन कहेंगे E नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक, इसको देख के पता चल रहा है अपन को कि हाँ ये रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस 0.76 वोल्ट होता है, एंड ऑफ E नॉट ऑफ कॉपर will be equal to copper plus 2 copper ना, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट होता है। इसका EMF कैलकुलेट करके अपन को बताना है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई बता देंगे EMF कैलकुलेट करके, हमें क्या फर्क पड़ेगा। आपने अब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन अपना ये होगा कि आपने क्वेश्चन में सेल दे दिया, मतलब क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ये सोचने के लिए रखा ही नहीं
कि मैं ये सोचूं कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, क्योंकि जो एलएचएस है वो एनोड है, जो आरएचएस है वो कैथोड है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेटल आपने कहा किस में रखा हुआ है, जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, जो कैथोड है उसका रिडक्शन होगा। तो अपन कहेंगे इधर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रोड का होगा, उससे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे क्योंकि मेटल डिसॉल्व होगा, और रिडक्शन होगा तो मेटल आयन डिपॉजिट होगा, मतलब दोनों रिएक्शन में मेटल आयन ही पड़ने वाले हैं। तो अपन कहेंगे पहले आंसर के लिए अपन कहेंगे भाई एनोड रिएक्शन, तो आप कहोगे एनोड में जिंक विल गो इनटू जिंक आयन +2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड का रिएक्शन लिखूंगा तो आप कहोगे कैथोड में कॉपर आयन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्ट इनटू कॉपर। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे सेल रिएक्शन जिंक विच इज अ सॉलिड प्लस कॉपर आयन वो एक्वस होगा, आयन लिखा होगा तो एक्वस ही होगा, +2 प्लस कॉपर तो सॉलिड हो जाएगा, ये एक्वस। तो आयन लिखा है तो एक्वस है, और मेटल लिखा हुआ है तो वो सॉलिड होगा, बताने की जरूरत नहीं। अपन क्या करेंगे, अपन लिखे इस ये अपन ने इसलिए लिखा ताकि मुझे क्यूसी पता चल जाए। क्यूसी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ये तो हो गया क्यूसी। एन का वैल्यू अपन को पता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन शुड बी इक्वल, तो अपन इसको लिखेंगे दैट इज 2। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये हमेशा आप लिखो ब्रैकेट में -0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ क्यूसी। ठीक है, अपन सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ई सेल विल बी इक्वल टू कैथोड में क्या है कॉपर 0.34, 0.34 माइनस माइनस ऑफ 0.76, इसको मैं 0.06 ले लेता हूं डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ जिंक आयन अपन जिंक आयन कंसंट्रेशन गिवन है अपन को 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.2 डिवाइड बाय 0.1, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.1 माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ 0.3010 है, सो मल्टीप्लाई लॉग 2 है ना, तो 0.3 कर लेता हूं, तो व्हाट आई गॉट इज 1.1 minus that is 0.009. We got that. तो सबको सारे वैल्यूज पता है, log 2 कितना होता है इन सबको पता है, फिर पे टोटल को क्या पता नहीं आता। ठीक है, वी गॉट इट कि अपन को क्या करना है, आप अच्छे से बता सकते हैं कैसे अपन को सेल रिएक्शन लिखना होता है, क्या करना होता है, वी नो दैट। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा जिसे आप सॉल्व करने वाले हैं। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ, ठीक है, मैंने आपसे कहा भाई कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, और मुझे सेल गिवन है ऐसे, दैट इज आई राइट दैट एल विल कन्वर्ट इनटू AlCl3, और आई कैन राइट दैट, ठीक है, AlCl3 concentration is 0.2 molar, separated by a salt bridge, and we'll write that AgNO3 that is 0.1 molar, and separate that is like this, और ये सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। E naught of Al to Al3 plus, है ना, that is given to me, that is 1.67 volt, and the E naught of silver that will be equal to, सिल्वर के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ Agi plus Ag that will be equal to 0.8 volts, ये मुझे गिवन है। तो आप इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करके बता दीजिए, सेल पोटेंशियल कितना होगा, गिव यू सम टाइम, what will be the cell potential for this? जी शुरू करो, क्या किया, आंसर आया? नहीं, अरे यार, ये नोट है,
Al will give us Al3 plus 3 electrons. कैथोड पे लिखूंगा तो I'll write that is silver ion will gain electron and get converted into silver. Okay. तो इधर तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, इधर 1, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से. सो ओवरऑल रिएक्शन इज दिस, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा उतना गेन भी होगा. सो Al plus 3 silver ion will get converted into Al3 plus 3 silver. So I will get QC. QC will be equal to concentration of Al3 plus divided by concentration of silver का cube. That is the QC. कुछ तो शायद आंसर आया अपने पास. -0.87 आया एक आंसर और एक 2.40 आया. 2 आंसर आए अपने पास. देखते हैं. ठीक है ना, चलो चेक करते हैं. n का वैल्यू 3 है, यू नो दैट. ठीक है, कैसे अपन को बताना है, वेरिएबल टू 10. अभी व्हाट वी कैन डू, वी विल राइट दैट E cell will be equal to E naught of cathode minus E naught of anode. माइनस 0.06 लेते हैं, डिवाइड बाय n3 है log of concentration of albumin ion डिवाइड बाय concentration of AgN का क्यूब. चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं. E cell will be equal to, कैथोड पे क्या था और एनोड पे, कैथोड पे सिल्वर है तो 0.8 माइनस एनोड पे ये है तो इट विल बी माइनस 1.67. ये है मेरे पास. माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 3 है इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 0.2 है और डिवाइड बाय 0.1 का क्यूब मतलब 10 की पावर -3. 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4 हुआ ना ये वाला पार्ट. चलो कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं. 1.67 और इसको 0.8 से ऐड करते हैं. सो 0.8 मतलब ये 7 आएगा और 4 आएगा, कैरी 1 2.47 आ गया मेरे पास. ये 2.47 माइनस 0.02 आया ना. ये लॉग ले लेते हैं तो ये 2 into 10 की पावर -4 हुआ. लॉग ऑफ 2 into 10 की पावर -4 तो -4 into log 2 -4 into log 2 3.7 minus 3.7 into this, ये 3.7 into 0.02 0.7 के आसपास आ रहा है. हाँ तो 2.4 के आसपास आंसर आ रहा है. 2.4 के आसपास आंसर आ रहा है. करेक्ट. हाँ 2.42 भी चलेगा. करेक्ट है. मतलब किसी को डाउट है तो बोलो. इस अंडर पार्ट दिस पार्ट इज कमिंग टू बी 3.7 आ रहा था मेरे पास. सो 2.47 minus 0.02 into 0. that is 3.7. तो माइनस करूंगा तो आएगा दिस इज 2.4 वोल्ट के आसपास आंसर. सर 10 का पावर +4 होगा ना. हाँ तो हाँ +4 लिया ना मैं, उसके बाद ही तो आ रहा है ये 4 हो जाएगा, तभी तो 3.7 किया. करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. वो कैलकुलेशन करके ही आया, वो कैलकुलेट कर लिया था मैंने. वो ऊपर जाएगा उधर जाएगा, माइनस साइन है, क्या करना है. वेरिएबल टू टेल. किसी को डाउट है? अब इसमें ना मैंने एक गड़बड़ कर दी थी. क्या, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था, जबकि यहाँ पर क्या करना होता है अपन को, रिडक्शन पोटेंशियल रखना होता है. तो ये ऑक्सीडेशन देखो ना, इसको देखना आपको, यह ध्यान देना पड़ेगा कि AgN into Ag है या Ag से AgN है. अगर Ag से AgN है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा ये. तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का ध्यान रखना पड़ेगा. अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा. Calculate the maximum free energy of cell and its equilibrium constant.
for the reaction. If cell is made of Fe3 plus 2 Fe, 2 half cell, जिसमें मुझे गिवन है Fe plus 3 से Fe minus that is plus 0.77 and E naught of Sn plus 4 से Sn that is 0.15. ये मुझे गिवन है। इससे मुझे मैक्सिमम फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट करना है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन ना मैक्सिमम फ्री एनर्जी की बात करेंगे। मैक्सिमम फ्री एनर्जी का मतलब होता है फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी मतलब मैक्सिमम वर्क डन, and that will be equal to minus NFE, that is NFE of the cell. वर्क डन तो यही होता है, ये बताना है अपन को। तो वर्क डन नेगेटिव कैसे हो सकता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम फ्री एनर्जी मतलब अपन को ये लिखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस NFE। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैक्सिमम लाने के लिए मुझे E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड करना है। तो इस वैल्यू को बड़ा होना चाहिए, इस वैल्यू को छोटा होना चाहिए। इसको कैथोड पर रखो, इसको एनोड पर रखो, करना। तो पहले मुझे सेल पता चल गया, ये है आपका सेल अगर मैक्सिमम वर्क डन करना है तो। अच्छा, इसको +2 नहीं लिखा मैंने, +2 लिख लेना। तो नहीं भी लिखोगे तो इसको थोड़ी चेंज करने वाले हो, एक्चुअली वो वैल्यू होता ही इस सेल का है, Fe का नहीं होता। तो कोई बात नहीं, हमारे कैलकुलेशन में थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये ज्यादा है, ये कम है, सो कैथोड माइनस एनोड विल बी मैक्सिमम, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर इसको कैथोड पे रखूंगा तो फिर दिस माइनस दिस हो जाएगा, मेरा नेगेटिव में आएगा E नॉट ऑफ द सेल, जो गलत, फिर तो फ्री एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, नेगेटिव में थोड़ी लेके आएंगे, अदरवाइज इट विल बिकम पॉजिटिव। सो अपन क्या करेंगे, देयरफॉर पहले मुझे मैक्सिमम फ्री एनर्जी चाहिए, तो भाई डेल्टा G नॉट चाहिए। तो अपन लिखेंगे भाई मैक्सिमम फ्री एनर्जी मतलब मैक्सिमम वर्क डन, जितना फ्री एनर्जी हो सकता है। तो अपन लिखेंगे दैट विल बी माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल, E नॉट इज कैथोड माइनस एनोड। मैक्सिमम फ्री एनर्जी N कितना है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, ठीक है। ठीक है, अब सेल रिएक्शन की भी जरूरत पड़ेगी तो लिख ही लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि सेल रिएक्शन लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपन को। ये Sn will get converted into Sn plus 4 इलेक्ट्रॉन और Fe plus 3 will take 1 इलेक्ट्रॉन and convert into Fe। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, so cell reaction will be 4 Fe plus 3 plus Sn plus 4 plus 4 Fe plus 2, ये सेल रिएक्शन। 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, अपन को पता चल गया। सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट E नॉट ऑफ द सेल, दैट विल बी इक्वल टू, इसको तो कैंसिल कर देते हैं अपन, सो N आ गया 4 96500 मल्टीप्लाई बाय कैथोड माइनस एनोड, ये अपना डेल्टा G नॉट आ गया। अब अगर डेल्टा G नॉट आ गया तो बाकी भी पार्ट आ गया अपना, फिर तो अपन को पता है ना कैसे करना है। अगर आपने डेल्टा G नॉट लिख लिया तो आ गया ना फ्री एनर्जी, तो मल्टीप्लाई करता है और ये जो आंसर आएगा ना अपना, ये आपने कूलम्स में लिया था और वो वोल्ट्स मतलब जूल्स में आने वाला है, आप किलो जूल्स भी लिख सकते हो उससे। सो 4 इंटू ये 0.77 को मल्टीप्लाई माइनस करूंगा 0.15, अच्छा इतना करने की जरूरत क्या है, 0.62,
मल्टीप्लाई करके और इसको ऑलमोस्ट 1000 से मल्टीप्लाई करके अपन बता देंगे। तो 2400 2.4 किलो जूल के आसपास आ रहा है। .4 किलो जूल के आसपास आ रहा है, ऐसे बता देंगे। मैंने इसको 1000 लेकर इसको 60 करके ऐसे कर दिया फटाफट, इसके आसपास मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा आपने तो पता है ना अपन को, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट किया आपने। वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते और इजी रहता ना, उनको पता है। तो इसको ही माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल ले लो, तो इसको ई नॉट ऑफ द सेल ले लो, ये माइनस हुआ है, अभी लिखा तो था आपने। ये आपने दे ही रखा है मुझे, पॉइंट कितना था 62 ना, 6 हो गया, ये डिवाइड बाय 4 हो गया, लॉग ऑफ केसी हो गया। तो ये ऑलमोस्ट मतलब यहां पर 4 लिख लेता हूं और ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स चला जाएगा उससे। तो इसको अगर अपन कैंसिल करें तो क्या करें अपन, इसको ऐसे करते हैं डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, इसको ऐसे करते हैं डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, 6 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 6 आएगा तो 1 और है ना 6 1, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, 60 पॉइंट ऐसे कुछ आ जाएगा। तो 40 पॉइंट ये ऑलमोस्ट 10 ही ले लेते हैं अपन, 40 आ गया अपने पास, तो 40 आ गया, 40 थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो ठीक है, केसी विल बी इक्वल टू 10 की पावर 40 के आसपास आंसर आ रहा है। लो भाई आंसर आ गया, हाँ मतलब 41 के आसपास आ जाएगा जो अपन ने किया। लो भाई अपने पास आंसर आ गया, इट्स आंसर। तो फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट केसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी नो दैट एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस। कैलकुलेट करके बता सकते हैं भाई। वो इधर भी अपन ने 0.62 को वो कैलकुलेट किया था ना, तो उसको अपन ने वैसे मल्टीप्लाई करके बता दिया क्या है। सो आज अपन यहां तक वही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए एंड बी विल बी अ होमवर्क।